प्रोफेसर जावेद जेएनयू के स्टूडेंट थे, फिर छात्र राजनीति में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य थे। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्राध्यापक थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। पर इससे भी ये तो एसोसिएशन की पहचान है, पर हम लोग जब इप्टा की तरफ से उन्हें याद कर रहे हैं तो हम उनको एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद कर रहे हैं जिसे हम कहें कि संस्कृति है। संस्कृति के नाम पे इन दिनों बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि संस्कृति वो है जो कहीं हमारे बीच का जो स्पेस है, जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे की बात सुनकर जो मुस्कुराते हैं या वार्मथ महसूस करते हैं, एक दूसरे से जो एक जुड़ाव होने की वजह है जिससे हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो है। और कोई भी चीज़ जो उसको तोड़ने की कोशिश करे, हम तो नहीं मानते हैं कि वो किसी भी संदर्भ में, किसी भी कोण से संस्कृति कही जा सकती है। अली जावेद हमारे लिए एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो जोड़ने का काम करते थे। मुझे याद है, मैंने पहली बार उनको सन 2000 में सुना था, जब मैं यहाँ स्टूडेंट बन के आया था। तब किसी भी कार्यक्रम में माइक होना जो है ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है उनको व्यक्तिगत तौर पर शायद ना देखा हो, पर बहुत ही महीन सदी हुई आवाज़ में बोलने वाले, उनकी कोई बहुत ही गूंजती हुई आवाज़ वैसी नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी कमिटमेंट और विचार की सतर्कता इतनी ज़बरदस्त थी कि सैकड़ों की तादाद में जब छात्र इकट्ठे होते थे तो आखिरी लाइन में जो भी साथी होता था उससे वो जुड़ते थे, क्योंकि वो इस कैंपस की संस्कृति से, इस देश की गंगा जमनी तहजीब से जुड़े थे, उसके बीच में रचे बसे थे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि और भी साथी हैं, पर ये पहला याद करना जो है बहुत ही मुझे लगा ज़रूरी है। आमतौर पर स्मृति सभाएं जो है थोड़ा दुख के साथ आती हैं, पर कॉमरेड जावेद उनका ठहाका कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में बहुत दूर तक और बहुत ज़ोर से और बहुत असर के साथ गूंजता था। अगर हम साहित्य और संस्कृति के हलके की बात करें तो अली जावेद साहब शायद उस परंपरा के बहुत गिने चुने आखिरी लोगों में थे जो हिंदी, उर्दू के साथ साथ इस क्षेत्र की बाकी तमाम भाषाओं को, उन से जुड़ी संस्कृतियों को एक साथ मिलाने का काम करते थे। और इसका दायरा सिर्फ दक्षिण एशियाई देशों तक नहीं था, बल्कि वो उस परंपरा से आते थे जिसकी शुरुआत फैज़ अहमद फैज़ के साथ होती है, जहां एशिया और अफ्रीका के तमाम लेखक मिलकर अफ्रो एशियाई लेखकों का एक संगठन बनाते हैं, जहां विचारों की, संघर्षों की और मनुष्य के पक्ष में खड़े होने की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता जिसका आधार होती है। तो हम अली जावेद को याद करते हुए सबसे पहला गीत जो गा रहे हैं वो एक फैज़ की नज़्म है। और जैसा कि हम सारे लोग कहीं ना कहीं ये कह ही रहे हैं कि मुश्किल समय है पर थोड़े दिनों के लिए ही है, तो चंद रोज़ की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। तो नज़्म फैज़ की, चंद रोज़ और मेरी जान। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द और अपने दो रोजा जवानी के शिकस्तों का सुमार, चांदनी रातों का ये बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार। मेरी जान, मेरी जान,
चंद ही रोज मेरी जान, की छाँव में गम लेने पे मजबूर है हम, और थोड़ा सितम सह ले तड़प ले रो ले हम, और थोड़ा सितम सह ले तड़प ले रो ले हम। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज मेरी जान, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज मेरी जान। अपनी अजदाद की मीरास हैं, माजूर हैं हम, जिस्म पे कैद हैं, जज्बात पर जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कावा है, जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं, हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज मेरी जान, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज मेरी जान। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं, बरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पर यूं ही तो नहीं रहना। बरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पर यूं ही तो नहीं रहना है, अजनबी हाथों का बेनाम गराबा सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है, आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज मेरी जान, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज मेरी जान। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। जैसा कि मैंने कहा था शुरू में कि अली जावेद साहब एक हिंदी और उर्दू का एक बहुत बड़ा दायरा है, लेखकों का रचना संसार है, और उनके बीच में जितनी भी संभावनाएं हैं उन सब के साथ एक कनेक्ट बना के रखने वाले, और हम लोगों को तो खासकर बहुत ही अलग अलग किस्म के आंदोलनों से जोड़ने के लिए एक जरिया थे। कहीं भी कुछ होता था तो हमको खबर अली जावेद जी पहुंचाते थे इब्दा को कि भाई ये यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, ये प्रोटेस्ट है, आप लोग आइए इसमें पार्टिसिपेट करिए, इसमें अपने गाने गाइए। तो उस हिंदी उर्दू की परंपरा के कॉन्टेक्स्ट में एक अगला जो गीत है वो मुक्तिबोध की कविता का एक अंश है, जो प्रतिबद्धता जिसको हम कहते हैं किसी भी आंदोलन में, कि किसी भी लालच में नहीं फंसते हुए, जो बहुत ही बुनियादी चीज़ों के साथ कि हमारी किस चीज़ से पहचान है,
हमारी प्रतिबद्धता क्या है उसको रेखांकित करती और उसकी चेतावनी देती हुई भी एक कविता है मुक्ति बोध की, उसका एक अंश है। हमारे पास तुम्हारे पास हमारे पास सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है। ईमान का डंडा है, बुद्धि का बल्लम है। ईमान का डंडा है, बुद्धि का बल्लम है। अभय की खेती है, दिल की तगारी है। अभय की खेती है, दिल की तगारी है, तसला है। तुम्हारे पास हमारे पास, तुम्हारे पास हमारे पास, दिल की तगारी में ढोते हैं हम ही लोग। दिल की तगारी में ढोते हैं हम ही लोग। जीवन की गीली महकती मिट्टी को, जीवन की गीली महकती मिट्टी को। सुनो 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 सुनो। पशुओं के राज्य में जो बियाबान जंगल है, पशुओं के राज्य में जो बियाबान जंगल है, अगर कहीं सचमुच तुम पहुंच ही वहां गए, अगर कहीं सचमुच तुम पहुंच ही वहां गए, घुघू बन जाओगे, सियार बन जाओगे, घुघू बन जाओगे, सियार बन जाओगे। आदमी कभी भी फिर कहीं भी ना मिलेगा, आदमी कभी भी फिर कहीं भी ना मिलेगा। पशुओं के राज्य में जो फूलों की चांदनी, पशुओं के राज्य में जो फूलों की चांदनी, नहीं वो तुम्हारे लिए, नहीं वो हमारे लिए, नहीं वो तुम्हारे लिए, नहीं वो हमारे लिए। सुनो 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 सुनो। एक और प्रतिबद्धता के कवि जो जेएनयू में तो हर कोई उनके नाम से उत्साहित हो जाता है, अवतार सिंह पाश। उनकी कविता हम लड़ेंगे साथी। लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छा के लिए। हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। ओ हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे साथी।
दबाने के लिए विवश हैं, हम लड़ेंगे साथ। जिंदगी के टुकड़े वो हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे साथी आस मौसम के खिलाफ। तो खिलाफ हुई तो तलवार होगी, तलवार ना हुई तो लगन होगी। लड़ने का ढंग ना हुआ तो लड़ने की जरूरत बाकी होगी, हाँ जरूरत बाकी होगी, ओ जरूरत बाकी होगी, हाँ जरूरत बाकी होगी। और हम लड़ेंगे साथ। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए। हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए। हम लड़ेंगे। टुकड़े हम चुनेंगे साथी, जिंदगी के टुकड़े वो हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। ये जो 3 गीत अभी हम लोगों ने गाए, इनके तो लेखकों के नाम हमको पता है, पर एक बहुत बड़ा रचना संसार है जो आंदोलनों के बीच में रहता है। तो एक आंदोलन से निकला हुआ गीत जिसमें लोग अपना गुस्सा, अपनी चिंताएं और कई बार अपने दुख भी आर्टिकुलेट करते हैं। गीत के बोल हैं, सन्नाटों का शोर हमारी गलियों में, अंधियारे सी घोर हमारी गलियों में। सन्नाटों का शोर हमारी गलियों में, अंधियारी सी भोर हमारी गलियों में। सन्नाटों का शोर हमारी गलियों में, अंधियारी सी भोर हमारी गलियों में। पता नहीं कितने दिन और रहेंगे, पता नहीं कितने दिन और रहेंगे। शिकमी आदमखोर हमारी गलियों में, शिकमी आदमखोर हमारी गलियों में। पंखों वाले सर्प नाचते हैं हर दिन, पंखों वाले सर्प नाचते हैं हर दिन। बिना पंख का मोर हमारी गलियों में, बिना पंख का मोर हमारी गलियों में। सांसों के खातिर तो बहरे सख्त यहाँ, सांसों के खातिर तो बहरे सख्त यहाँ। खुले घूमते चोर हमारी गलियों में, खुले घूमते चोर हमारी गलियों में। किसी एक घर जलने की है खबर छपी, किसी एक घर जलने की है खबर छपी। धुआं बढ़ा हर ओर हमारी गलियों में, धुआं बढ़ा हर ओर हमारी गलियों में। सन्नाटों का शोर हमारी गलियों में, अंधियारी सी घोर हमारी गलियों में। शिकमी आदमखोर हमारी गलियों में, बिना पंख का मोर हमारी गलियों में। खुले घूमते चोर हमारी गलियों में, धुआं भरा हर ओर हमारी गलियों में, धुआं भरा हर ओर हमारी गलियों में, धुआं भरा हर ओर हमारी गलियों में। मेरी आखिरी मुलाकात जो है अली जावेद साहब से हुई थी सिंगू बॉर्डर पर, जब इफ्ता और तमाम लेखक संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल अपना सपोर्ट दर्ज कराने के लिए किसान आंदोलन के साथ गया था। तो इस कार्यक्रम की अगले पड़ाव की तरफ हम ट्रांजिशन करते हुए
उस आंदोलन के समर्थन में किसानों का एक गीत जो अरविंद चतुर्वेद ने लिखा है, पर उस गाने को हमारे लिए साथ गाने के लिए मैं राजीव जी को आमंत्रित करूंगा। साथ नहीं, असल में वो उन्हीं ने हमको ये गीत नया सिखाया है, तो हम उनके पीछे पीछे हैं। अरविंद चतुर्वेद, मैं बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, काशी विश्वविद्यालय, तो वहीं अरविंद चतुर्वेद हमारे साथ होते थे। कलकत्ता बहुत साल रहे, अब वो लखनऊ में रहते हैं। बहुत अच्छे कवि हैं, कथाकार हैं। उनका ये गीत है, वो बिल्कुल रावर्ट्सगंज सोनभद्र जिला है, काफ़ी वहाँ से आते हैं और काफ़ी ज़िंदगी के यथार्थ को नज़दीक से उन्होंने देखा भी है। और ये गीत सुनो। हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमां, हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमां, हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमां। आसमान में देख सितारे, क्यों हम हाथ पसारे, आसमान में देख सितारे, क्यों हम हाथ पसारे। आसमान में देख सितारे, क्यों हम हाथ पसारे। एक एक बूंद पसीने की बिजली के लट्टू सारे। हमारी मुस्कान हमी से रोशन दुनिया ना देखो आसमान, हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान। गरज गरज कर बादल बरसे, बरसे पत्थर पानी, गरज गरज कर बादल बरसे, बरसे पत्थर पानी। हाँ, गरज गरज कर बादल बरसे, बरसे पत्थर पानी। आलीशान महल मुस्काए, रोए छप्पर छानी। कहाँ है भगवान, इंसानी सारी दुनिया ना देखो आसमान, हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान। हमी से रोशन दुनिया ना देखो आसमान, हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान। मैं हमारे साथी दानिश को कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए आमंत्रित करूंगा। दानिश। बहुत बहुत शुक्रिया साथी आप लोगों का। जो भी परफॉर्मेंस इप्टा की तरफ से प्रस्तुत किया गया है वो किसी न किसी करंट सिचुएशन या भी जो एक परमानेंट बुराइयां जो समाज में होती है या जो ऐसी चीज़ जो एक इंसानियत के लिए ख़तरा होता है, उसके लिए सारी चीज़ें जो भी प्रस्तुत किया गया है एक बहुत अच्छे तरीके से गाने के तौर पे समझाया गया है। उस गाने के रूप में ही उसको बताने का कोशिश किया गया है। तो अभी मैं एज ए स्पीकर मैं बुलाना चाहूँगा शाहिद परवेज साहब को, अपनी बात रखेंगे। साथियों, अली जावेद कौन से रुखसत हुई आज ठीक 1 महीना हो गया है, और इस 1 महीने में हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान से बाहर मुख्तलिफ रियासतों में, दिल्ली में जितनी कंडोलेंसेस हुई हैं, उसके बाद अब अली जावेद के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इलाहाबाद से जो एहतजाज, मुज़ाहमत और प्रोटेस्ट की आवाज़ JNU आई, JNU से DU गई, DU से फिर दिल्ली में फैली और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में उसने एक बहुत बड़ा दायरा बना लिया। वो आवाज़ आज खामोश हो गई है, लेकिन उसकी गूंज मुझे उम्मीद है कि बहुत दूर तक और बहुत देर तक सुनाई देगी। यही अली जावेद के लिए हम सबका सबसे बड़ा खराज अकीदत है।
मेरा ताल्लुक़ अली जावेद से 1976 से। मैं अलीगढ़ से आया था, यहाँ पीएचडी में दाखिला लिया। अली जावेद उस वक्त एमए फाइनल में थे, वो 75 में आ गए थे। पहले ही दिन से हम लोगों का ताल्लुक़ था। CIL में मैं भी था, CIL में वो भी थे, और हम लोगों का ताल्लुक़ इतना उस्तवार, इतना मजबूत होता गया कि आइडियोलॉजिकली हम लोग अलग थे। उस वक्त तक मुझे बहुत, आप लोग तो बहुत अब कॉन्शियस हैं, मुझे ये भी नहीं पता था बहुत ज़्यादा कि SFI या AISF CPM की या CPI की कन्फ्यूजन रहता था। यहाँ आने के बाद मेरे कुछ दोस्त जो जामिया के थे, उनके चक्कर में मैंने SFI ज्वाइन कर लिया। जावेद बहुत गुस्सा भी हुआ, परेशान हुआ कि यार तुम अच्छे दोस्त हो, तुम वहाँ चले जाओ, ये है वो है सब। वो हम लोग 1 साल तक इत्तेफाक से एक ही हॉस्टल में गंगा में मेरा भी अलाटमेंट हो गया, हम लोग रहते रहे। और उस वक्त से लेके 1983 तक हर इलेक्शन में हम लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करते थे, और शाम में मिल के फिर हम लोग साथ बैठ के चाय पीते थे। और एक बार तो ये हुआ, मैं आपको लतीफ़ा बताऊँ, हमारी दोस्ती, हमारा ताल्लुक़ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद यहाँ पे पहले हुआ करता था एक कल्चरल कमेटी, अब पता नहीं है कि SFI ने मुझको कल्चरल कमेटी के सेक्रेटरी के लिए खड़ा कर दिया। AISF जावेद बहुत चाहता था कि मैं न खड़ा हूँ, तो उसने कहा तुमको मैं हरवा के छोड़ूंगा। तो उसने एक ऐसे बहुत बड़ी शख्सियत को खड़ा कर दिया मेरे खिलाफ, और दिन भर कंपेनिंग करके शाम में हम लोग जब काशीराम के ढाबे पर बैठते थे तो आके कहता था, कि गाली दे कहता साले वो तुमको हरवा दूंगा। तो हम लोग मजाक करते थे, चलो, रोज़ शाम में होता था। इत्तेफाक ही हुआ कि रिज़ल्ट आ गया और मैं जीत गया, जिसका दुख अभी मुझे है कि भाई मुझे हारना चाहिए था। वो बड़ी शख्सियत थी, उसको जीतना चाहिए। अब शाम में हम लोग बैठे जश्न मना रहे थे। जश्न क्या, यहाँ पे काशीराम का ढाबा, पता नहीं कब के तेल में वो बहुत ज़्यादा हाई टी हो गई, तो आमलेट स्लाइस हो गया और चाय बैठ के पी रहे थे। इतने में जावेद कहीं से आया, तो लोगों ने उन्हें बुलाया, जावेद सुनो 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 जावेद सुनो। तो कह रहा है कि जीत तो गए, मुबारक हो, लेकिन बड़ा धोखा दिया मुझे मेरे साथियों ने, अब मैं जा रहा हूँ, कल मिलूँगा। लेकिन उस दिन के बाद से हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए। फैज़ को बुलाया, मजरू को बुलाया, इन तमाम लोगों को, कैफी को बुलाया, सरदार जाफरी को बुलाया, और सब में जावेद मेरे साथ आगे रहा। और हम लोगों के जो चेयरमैन थे कल्चर कमेटी के, वो आरती शर्मा था, प्रोफेसर आरती शर्मा। तो उनके घर जाके हम लोग पैसा एक तरह से मंजूर करवाते थे, ले आते। और उस 6-7 साल में कभी भी हमारा उसका, बल्कि लोग यहाँ तक चले जाते, पटनायक बैठे हुए थे उनके साथ, ये कहते थे कि इन दोनों को एक साथ मत रखें। और SFI या सब हमेशा साथ लड़ते थे, कोई बहुत ज़्यादा अपोजिशन नहीं थे, अपील हुआ करते थे और कुछ था नहीं। लेकिन इनमें भी कभी कभी तफरका होता था, तो ये होता था कि एक प्रेसिडेंट उसका हो जाए, जनरल सेक्रेटरी उसका हो जाए। ये लोग कहते थे कि जावेद शाही से बात करो, अपना अलग कर लेंगे। लेकिन हम लोग ईमानदारी से बता रहे हैं कि कभी एक दूसरे के हक में हमने वोट नहीं दिया, लेकिन सबसे अच्छी दोस्ती आखिर वक्त तक और आखिरी दिनों तक रही। ये जावेद और हमारा ताल्लुक़ था, और ये उसका कमिटमेंट था। एक और खूबी थी कि वो आइडियोलॉजिकली मुझसे उस ज़माने में भी बहुत साउंड था, अब भी था। तो वो अपनी बात कहने के लिए नामवर सिंह, KN सिंह, मैनेजर पांडे, इन लोगों के सामने खड़ा हो जाता था। हम लोग हिम्मत नहीं पड़ती, और बाकायदा स्टेज पे जाके इनकी मुखालफत करता था, और फिर उनका घेराव करना होता था तो घेराव भी करता था। कभी स्टूडेंट के काज के लिए हमेशा वो आगे रहा, और वो लड़ाई कभी हारा नहीं, उसके तीवर में कभी कमी नहीं आई। एज ए स्टूडेंट, एज ए फाइटर वो यहाँ रहा, एज ए टीचर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा। और उसी का नतीजा ये है कि उसको 15 साल पहले कैश में उसको प्रोफेसर हो जाना था, लेकिन इंतज़ामिया ने हमेशा, चूँकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है, तो उसको इंतज़ामिया ने रिटायरमेंट से कुछ पहले ज़बरदस्ती बड़ी मेहनत से उसको प्रोफेसर बनाया गया, लेकिन उसने कभी समझौता नहीं किया। हम लोग PWA के कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनारों में, मुख्तलिफ जलसों में साथ जाया करते थे, और हमेशा फरहत साथ रहती थी। हम लोग अक्सर उसको कहते थे तुम ये गलत कर रहे हो, चुपचाप सुन लेता था।
कलकत्ता में एक बार ये हुआ कि गए और उसके बाद हम लोगों का कैंडिडेट दूसरा था, जावेद दबाव में आके किसी दूसरे कैंडिडेट को उसने सपोर्ट कर दिया, हम लोग से आँख नहीं मिला रहा। जब वो जीत गया उसका कैंडिडेट, हम लोग हार गए, तो उसके बाद हमने बातचीत बंद कर दी। रास्ते में ट्रेन में साथ आ रहे थे तो खाना भी खाया गया। फिर जब उतरने लगे तो कह रहे कि यार एक काम करते हैं, परसों प्रेस क्लब में मिलते हैं। मैंने कहा फरहत से पूछ लो। तो उस वक्त बात हुई है, फिर आए प्रेस क्लब मिले, फिर जैसे कि तैसे कभी किसी तरह का वो एक तरह से बहुत ज़्यादा एहतजाज भी करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा वो दोस्तों के तई, अपने साथियों के तई, अपने एजेंट के तई वो बहुत ज़्यादा नेकियत और ईमानदार था। और कभी उसने अपने इस तेवर पे आँच नहीं आनी। वो पोस्टर भले बाद में बना, लेकिन पोस्टर से कहीं ज़्यादा उसकी हैसियत, उसकी कंडोलेंसेस से आप देखिए, मॉरिशस में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, इजिप्ट में देखिए, हर जगह से उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो आ रहे हैं, उसके कंडोलेंसेस मैसेज आ रहे हैं। और कुछ लोग टेलीफोन करके रोते थे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। 8 या 9 अगस्त को उसने मेरे पास मुझको फ़ोन किया, और जब फ़ोन करता था तो कोई सलाम कलाम ये सब नहीं। हमारे सुनो वो फला नंबर बता दो। मैंने कहा 2-3 नंबर मैंने दिए। फिर आपने बताने लगा कि देखो उर्दू के काज के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं और एक फोरम बना रहे हैं। तो मैंने इख्तलाफ किया, मैंने कहा तुम फोरम बनाओ, मैं उसमें नहीं साथ हूँ। जो फोरम वही नहीं चल रहा है। तो पता ये लगा कि वो 4-5 लोगों से बात कर चुका था, उससे कहता था कि शाहिद अभी बहुत नाराज़ और तैयार नहीं हो रहा, हम लोग उसी के घर मीटिंग करेंगे। तो जब वो अस्पताल चला गया तो उन साहब का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे होकर है। और उसकी सबसे बड़ी ये खूबी थी कि हिंदी और उर्दू ज़ुबानों को एक साथ लाने के लिए, उन दोनों को एक साथ साथ चलने के लिए उसने जितनी मेहनत, जितनी हिम्मत और जितनी जसारत से काम लिया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हिंदी उर्दू के किसी को अवसर में वो हिम्मत नहीं थी कि वो कर सका, और आखिर तक ये करता था। यहाँ तक कि मुकामी बोलियों को भी वो लेके यार इसका ये क्या है, अवधी में ये है, भोजपुरी में ये, इसकी तरह कैसे किया जाए। और इस तरह का वो आदमी था कि उसके जाने के बाद लोगों को ये पता लगता है कि जितनी उसके तीवर में नरमी थी, जितना उसका स्टैंड बिल्कुल वाज़ह था, उससे ज़्यादा वो हमदर्द भी था, दोस्त भी था, लड़ाकू भी था, और उसके साथ साथ ज़रूरत पड़ने पे मुफाहमत पसंद भी था। मैं तो उसके लिए बस इतना ही कहूँगा कि यारों ने जाके खूब ज़माने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी अकड़ गया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। सर ने जिस तरीके से बताया कि पहले जिस तरीके से लोग रहते थे, भले ही पार्टियां ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो, आइडियोलॉजी अलग हो, लेकिन उनके अंदर जो इंसानियत, मोहब्बत, वो चीज़ आज के टाइम पे नहीं देखने को मिलती है। अगर आप अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, लोग आपको देख करके मुंह फेर लेंगे। अच्छे अच्छे दोस्तों को मैंने यहाँ पे देखा है कि वो कैसे उनके अंदर दोस्ती में कमी, मोहब्बत में कमी आ जाती है। आज का कैंपस अगर सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा था आपको, आप कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार काश ऐसा होता, लेकिन आज बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी चीज़ के लिए, सही चीज़ के लिए, वाजिब चीज़ के लिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे, आपके साथ भले उसको पसंद पता है कि ये सही और जायज़ बात है, इसके साथ खड़ा होने के बजाय वो आपके पीछे कुछ अलग बात करेगा। तो यही चीज़, ये ट्रांजिशन समाज में देखने को आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। सर ने जिस तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताया कि हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए भी किस तरीके से एक साथ किसी भी इशू पे आकर के अपनी बात रखना, एक दूसरे का साथ देना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इस दुनिया में अगर है वह है मोहब्बत। पार्टियां, काम, हर चीज़ है अपने जगह पे, लेकिन अक्रॉस द बाउंड्री लाइन अगर आप किसी के साथ सिंपैथी, मोहब्बत रखते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वही चीज़ याद की जाएगी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर पटनायक सर को बुलाऊंगा, वो अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, मैं और जावेद उसी संगठन में रहे, आखिर तक रहे,
कभी उससे अलग नहीं हुए। मैं 71 में उस संगठन में आया AISF में, हो सकता है जावेद 69-70 में आए होंगे। लास्ट मैं उनके साथ लंबा समय बिताया 2019 के इलेक्शन में बेगूसराय में। कन्हैया के इलेक्शन में गया था मैं, जावेद वहाँ पहुँचे हुए थे, फरहत भी थी। हम लोग 12-13 दिन वहाँ बेगूसराय में रहे, साथ हर जगह जाते थे। कन्हैया के साथ नहीं, हम अलग टीम लेके जाते थे हर गांव में। आज थोड़े समय के लिए आए हुए साथी हमें छोड़ के चले जाते हैं और ये कहते हैं कि संगठन में लोगों ने उनको ये कहा वो कहा। आप समझ सकते हैं, अगर मैं करीब 50 साल अगर उस संगठन में रहा हूँ, मैं भी तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया हूँ। ऐसा नहीं कि लाइफ वहाँ स्मूथ रहा होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ झगड़े नहीं होते थे। अभी जो लीडरशिप है वो यंग थे, अब टॉप लेवल पे हैं, उनके साथ लड़ाई होती थी। एक बार मैं यहाँ नहीं था, JNU में, मैं छुट्टी में गया हुआ था उड़ीसा। मेरे पीछे अली जावेद मुझे दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट AISF के लिए मेरे नाम रख दिया था और लड़ गया लोगों से, क्योंकि बाद में एक वोट से सुना मैं था ही नहीं, मुझे भी पूछा नहीं, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं होता था, चिट्ठी लिख के जब तक समय नहीं होता। एक वोट से मैं हार गया था दिल्ली स्टेट AISF प्रेसिडेंट के लिए। और उसके बाद पता चला कुछ कॉमरेड्स जो है उनके वोटिंग राइट्स नहीं थे, कैंडिडेट मेंबर्स थे, फुल मेंबर नहीं थे। फिर मीटिंग हुई। अब अली जावेद का एक स्वभाव था कि वो जब लड़ते थे तो बुरी तरह लड़ते थे, वो किसी को नहीं बख्शते थे, स्पेयर नहीं करते थे किसी को। तो वहाँ जो दिल्ली स्टेट पार्टी सेक्रेटरी है उनको उल्टा सीधा बहुत गाली दी। गाली मतलब गंदी गालियाँ नहीं, रैकेटियर ये वो कुछ करने लगा। तो जो हम लोग थे सब मुंह नीचे करके बैठ गए, पर वो छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो करना है करिए। किसी डर नहीं था उनको कोई भी बात कहने के लिए। उनको जो, हालांकि हमेशा सही होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता है, और जब ये सोचते थे कि मैं सही हूँ तो लड़ने के लिए तैयार थे। मैं जब आया JNU, मैं पहले जिस पर्सन को मिला था वो अली जावेद 79 में। मेरे बड़े साहब भाई साहब जो है AISF के नेशनल काउंसिल मेंबर थे, अली जावेद होंगे यूपी से, कहीं उनकी मुलाकात हुई होंगी, मिले थे। तो मेरे हाथ में खत दिए थे अली जावेद के नाम। मैं बहुत पहले आ गया था, हम लोगों को उस जमाने में पता नहीं था कब JNU का एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस यही होता था, एंट्रेंस सेंटर्स जैसे बाद में बने ऐसा नहीं था, यहाँ आना पड़ता था। तो पहले आ गए तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता था किसी के साथ। तो एक दिन मैं आया JNU और खोज खाज के जावेद साहब को गंगा हॉस्टल में फिर निकाला, फिर उनको चिट्ठी दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बाकी लोगों से मिलवाया जो AISF के थे। थोड़े से थे AISF के उन जमाने में, बहुत थोड़े थे। ये तो 81 में मैं जब जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद एक उत्साह सा पैदा हुआ कि पहली बार हमें इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी है JNU में। काफ़ी लोग जुड़े AISF का। 80s में, मिड 80s तक बहुत अच्छा मतलब नंबर्स थे हमारे साथ। जावेद के साथ दोस्ती मतलब बढ़ता गया। जावेद प्रेसिडेंट थे AISF के, मैं एक साल के बाद वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद अली जावेद साहब चले गए लंदन PhD के सिलसिले में फील्ड वर्क करने। हमारे कॉमरेड था AISF का, बहुत ही ज़्यादा लेग पुलिंग करता था। नाम भूल रहा हूँ, यूपी का था, लखनऊ का। पूर्वांचल में ब्रह्मपुत्रा में रहते था मैं। वो मेरे नाम पे कोयले में लिखेगा खलनायक। बड़ी भीड़ में कहेगा, देखिए लोग उर्दू पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, और हमारे जावेद साहब को देखिए वो इंग्लैंड गए हैं उर्दू पढ़ने। तो ऐसे ही माहौल में हम लोग बढ़े हैं जहाँ एक दूसरे को मजाक करते थे। अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
लोग मजाक भी पब्लिकली करते थे, कोई बुरा नहीं मानता था। और मेरे सबसे अच्छे मित्र जो है बिहार के SYS और फ्री थिंकर्स थे। AISF के कुछ दोस्त थे, पर ज़्यादातर जिनके साथ सुबह शाम रात बैठता उठता था वो बिहार के हमारे फ्री थिंकर्स और समाजवादी फ्रेंड्स होते थे। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था। आज जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है फर्स्ट डेकेड ऑफ JNUites, फर्स्ट डेकेड, उसमें जो फ्री थिंकर्स के कुछ हैं उन्होंने बाकी जितने रिएक्शनरी थे वो ड्रॉप आउट कर दिया। फ्री थिंकर्स के ज़्यादा हैं उस समय, फ्री थिंकर्स के ज़्यादा हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव पोजीशंस लेते हैं, जिसके लिए अच्छा लगता है उस व्हाट्सएप में जो फॉरवर्ड होते हैं पढ़ने के लिए। खैर जावेद चले गए, प्रेसिडेंट थे और चले गए लंदन, हमको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना पड़ा। उसके अगले साल हम कॉन्टेस्ट किए थे, तो वो फिर आए। फिर आने के बाद ब्रह्मपुत्रा में मैं था, मुझे कहा यार मुझसे यहाँ बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, हमेशा एक रूम इमेजिन करिए, 110 नंबर रूम था गंगा का, जो मेन रोड को फेस करता है, गंगा का जो विंग है, उसी विंग में एक कॉरिडोर होगा जो आंगन को जो है फेस करता हुआ, उसमें कोने वाला रूम, जो रूम झेलम लन को दिखता है, उसमें अली जावेद का रूम होता था। तो जावेद साहब ने कहा कि तुम एक्सचेंज कर लो। और मैंने कहा कि हाँ मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि अब यूनियन का काम भी है, ये है वो है। तो हमने एक्सचेंज भी कर दिया। उसके बावजूद वो उसी रूम में आते रहे, क्योंकि वही रूम था AISF का मीटिंग, ये वो बैठना। इनका एक किस्सा मुझे याद है, हम लोग वहीं बालकनी में चाय पीते थे। आज गंगा का जो गेट है वो गेट नहीं था, एक दीवार था। इन्होंने जो कहा कांसीराम का ढाबा है, कांसीराम का ढाबा आप इमेजिन करिए, गंगा में जो दुकान सा है गंगा बस स्टॉप पर, उसके साथ लगा हुआ एक स्पेस है, जो स्पेस पे बड़े बड़े पत्थर हैं। हम लोग जब रैली में जाते हैं लोग पत्थर पे बैठते हैं, वहीं पर कांसीराम का ढाबा था और सामने सब पत्थरों पे बैठ के चाय पीते थे। और जो गंगा हॉस्टल का दीवार था, जो अभी गेट है, वहाँ दीवार था, वहाँ एक दुकान था, शॉप था। मुझे याद है सरदार जी थे, सरदार जी वहाँ केक्स वगैरह, बिस्किट्स, ये सब रखते थे। मैं जब सिगरेट मांगूं तो वो कहते थे हम तो हाथ नहीं लगाएंगे, तो एक रुमाल में वो सिगरेट पैकेट उठा के पकड़ाते थे, कहते इससे निकालो। उस वक्त हम पैकेट भी नहीं खरीद सकते थे, इतना पैसा नहीं होता था, एक आध निकालना था, वो कहते हम निकालेंगे नहीं। तो उस छत से बैठकर खड़े होकर हम चाय वाले को, वहाँ पर जो चाय और ये सब सिगरेट वगैरह था, वो ऊपर चढ़ के, थोड़ा दीवार छोटा था, उस पर चढ़ के हमें पकड़ाता था। एक बार खड़े हैं, हमने देखा कुछ यहाँ दबंग टाइप के कुछ स्टूडेंट्स थे, वो उस बच्चे को जो चाय पकड़ाता था उसको कुछ थप्पड़ मारने लगे या डांटने लगे। तो जावेद वहीं से बालकनी से चिल्लाया और नीचे आया और उनको कन्फ्रंट किया। उन्होंने कहा हमारे चाय में लेट हो गए। कहता आप हाथ नहीं उठा सकते। उनका इतना स्टेच्योर था, हालांकि ऐसा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेच्योर बन जाता है जब आप कैंपस पॉलिटिक्स करते हो। तो वो लोग भी चुप रह गए, कुछ नहीं कहा आप हाथ नहीं उठा सकते, गरीब बच्चे को आप हाथ कैसे उठा लें। तो कई लाइफ में कई बार देखा मैंने, ये भिड़ जाते थे और बुरी तरह वो बोल देते थे, चाहे सही हो नहीं हो। बट है कि ये कमिटमेंट से जो भी कहते थे अपने कमिटमेंट से करते थे, इसलिए इनके साथ हमारी दोस्ती रही। ये तीन भाई थे, दो उनमें से यहाँ पढ़े JNU में, मेरे तीन भाई तीनों हम यहाँ पढ़े। मेरे बड़े भाई थे, उनको पहले से जानते थे, ये मेरे दोस्त बन चुके थे। और मेरा छोटा भाई जो है उसका भी डेथ हुआ, जब जावेद का डेथ हुआ उसके 2 दिन पहले। वो और खुर्शीद और मीनाक्षी और जो अभी मेरी वाइफ है, उस वक्त स्टूडेंट थी, तो ये लोग एक ग्रुप में AISF के भीतर भी एक जनरेशनल गैप होता था, इन लोगों का ग्रुप होता था। ये बहुत क्लोज थे एक दूसरे से, तो करीब करीब हम क्लोज थे। सेकंड ब्रदर भी हमारा क्लोज रहा, जबकि यहाँ नहीं। वो मुझे फ़ोन किया अभी 3-4 दिन पहले
हमारे जो साथी चले गए कांग्रेस में, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो ये लोग अवधि बोलते थे ज़्यादातर। जब इनमें बात करते हुए मैं देखा हूँ, कोई भी इलाहाबाद वाला मिल जाए तो ये अवधि बोलते थे। हिंदी तो बोलते ही बोलते थे, और उर्दू में इनके पिताजी से विरासत में मिला है, पता नहीं मारिया ने रखा है या इनके कोई भी फैमिली में। इनके पिताजी के नज़म बहुत अच्छे थे, बहुत रेवोल्यूशनरी थे, बहुत प्रोग्रेसिव थे, और हम मौके मौके पर उनको कह देते थे जरा वो सुना दीजिए आपका पिताजी का, तो सुनाते थे। तो ये पोएट नहीं थे, पर ये उर्दू के लिटरेरी क्रिटिक थे, पढ़ते थे, जानते थे और बताते थे हम सबको। मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, फिर भी एक उड़ीसा से आया हुआ आदमी को आप समझ सकते हैं। जब नया नया कैसेट आया इसका, तो गुलाम अली थे, पाकिस्तान के सिंगर हैं, उनके फेमस गज़लें यहाँ चला, हंगामा क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, ये सब बहुत पॉपुलर था। तो हम जब बोलते थे उड़ीसा से आके गजल, कहते यार कान पकड़ लेते थे, तुम उर्दू मत बोलो, मत बोलो। तो हम नहीं कह सकते थे उस जमाने में। गम दिए मुस्तकिल, ऐसे बोलते थे। तो ये दोनों भाई, खुर्शीद और जावेद, ये हमें समझा के धीरे धीरे हमें ये जो गा खा, ये जा, ये बोलना सिखाया। हम लास्ट इनके साथ बैठे थे आफ्टर बेगूसराय, मालाकार के घर में, कमरेड सुबोध मालाकार, प्रोफेसर रिटायर किया अफ्रीकन स्टडीज, जब वे पूर्वांचल में रहते थे, उनके घर पे तुम थी, उसमें शाहिद आए थे, एक लंच कराया था। उसके बाद मालाकार चले गए, फिर मुलाकात हुई कोविड के टाइम। ये लोग खुराफात भी करते थे। देखिए, खाली पॉलिटिक्स करना काफ़ी नहीं है। मैं जिंदगी भर प्लेयर रहा, फुटबॉल प्लेयर था, प्रोफेशनल था उड़ीसा में। यहाँ आके क्रिकेट भी खेलता था, वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कैप्टन था, खेलता था। जावेद भी खेलते थे, शाहिद भी खेलते थे। शाम होते ही ये लैंडस्केप बदल गया है। जो गंगा का वार्डन के फ्लैट के पास जगह था, कौन से वार्डन, गंगा का रोड फेसिंग जो है उसका उधर इमेजिन करिए, लॉन की तरफ नहीं, उस तरफ वॉलीबॉल कोर्ट था। शाम होते ही अली जावेद, शाहिद परवेज सब तैयार है, कोई पैजामा में है, ये नहीं कि प्रॉपर ड्रेस में, सब आ जाते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। हाँ, एक हमारे बीच में एक ही पर्सन थे, अजय झा, जो इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए JNU का लॉबिंग भी करते थे। आके अजय भाई हमें बना दीजिए इस बार, क्या यार 2 बार बन चुके हो ना, एक बार और। SAS जाते थे तो पूरा फुल सूट पहन के, एक छोटा सा ब्रीफ केस VIP, तो ये सब उनका स्टाइल होता था। और जब वॉलीबॉल फील्ड हो, क्रिकेट फील्ड हो, प्रॉपर गियर में आता था अजय झा। डेथ हो गया, जर्नलिस्ट थे 2-4-5 साल पहले। ये लोग क्या किए, एक बार नाम भूल रहा हूँ किसका, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, शोक मना लिया, वहां वॉलीबॉल कोर्ट में उसका मृत्यु हो गया, झूठ मूठ का। कौन था वो, जामिया में जो हिंदी में, महेंद्र था। अरे फोटो लाके फूल माला चढ़ा दिया। अब अगर उस वक्त फोन वोन होता तो ये व्हाट्सएप होता, सब जगह स्प्रेड हो जाता। खैर, वो जब आया, पता चला कि इनका शोक सभा भी हो चुका है, वॉलीबॉल कोर्ट में फोटो रखा गया कई दिन तक, जब तक वो नहीं आए। तो ये भी मजेदार किस्सा चलता था। वॉलीबॉल कोर्ट में लड़ाई झगड़ा भी हो जाते थे पॉइंट के ऊपर, कितना कुछ हम लोगों ने यहाँ देखा है। पर उन्हीं लोगों के वजह से अली जावेद कई चीज़ों में जो वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज है उसको मेंटेन किया है। मुनीस राजा लेक्चर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वो लेते हैं। मुनीस राजा यहाँ JNU के फॉर्मेटिव ईयर्स में जब किसी आदमी का नाम बताया जाएगा तो थे मुनीस राजा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने, उस जमाने में रेक्टर थे। जो नॉर्म्स, इन स्ट्रक्चर्स जो JNU बने, उसमें मुनीस राजा का बहुत कंट्रीब्यूशन था। ये जो डिपार्टमेंट्स भी खोले गए हैं, जब सारे यूनिवर्सिटीज में था ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, मुनीस राजा साहब ने कहा ये
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट होगा, और जिसमें इकोनॉमिक्स के भी होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, दूसरे ब्रांचेस पॉपुलेशन के भी स्टडीज़ के लोग होंगे। ये विजन था, इसलिए इनके जो मेमोरियल लेक्चर वगैरह होता है जावेद उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के लोग तो दिन रात इकट्ठा कर लेते थे। हमारे जैसे आदमी तो इतना कुछ ना समझ है ना पढ़ते हैं हम लिटरेचर के ऊपर, हमको पकड़ के ले जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक बार हुआ ऑल इंडिया कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहा था PWO का, कहते चलो साथ। हम दिन भर बैठे सुने, भाषणबाजी जो भी था सुने उनके साथ। वो चाहते थे कि हम इंटरेस्ट लें, पर जिस आदमी का जिसमें रुचि नहीं है उनको इंटरेस्ट कराना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मेरे वाइफ के जो ताऊ थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमर टाइप के थे, पब्लिश भी करते थे सोवियत टाइम्स के बुक, लेनिन इन इंडिया भी लिखे हैं, आनंद गुप्ता। करीब 75-76 ईयर्स के होंगे। बहुत साल पहले मैं JNU में देखा ओपन एयर में, वो और श्यामसुंदर जी एक कमरेड थे, सब सीनियर सिटीजन, बहुत पहले थे सीनियर सिटीजन, वो खड़े हैं। हमको ही पता नहीं कि JNU कैंपस आए हुए। तो हम कहे आप यहाँ, तो कहते हैं कि हम इप्टा के प्रोग्राम देखने आए थे। तो फिर हम यहीं से चले जाएंगे, घर जाएंगे नहीं, देर हो जाएगी। तो लोग ऐसे लोग हैं जो मरते दम तक रहेंगे और इंटरेस्ट लेंगे जिस फील्ड में जो एक्टिव हैं। वो आज इप्टा क्यों बचा हुआ है इस कैंपस में इतना बढ़िया, या सबसे भी ज़्यादा अच्छा एक्टिव रोल रहा है, क्योंकि कुछ लोग इंटरेस्ट लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट लिए इप्टा में। इसी तरह जावेद PWO में इंटरेस्ट लेते थे। मैं क्या कहूँ, इतने साल के कई एक्सपीरियंस से बताना मुश्किल है, पर हम बहुत क्लोज फ्रेंड थे। और जब 2016 का मूवमेंट चला तो जावेद रेगुलरली आते थे कैंपस, हम लोग मिलते थे। उस वक्त कन्हैया के जो अरेस्ट के बाद जो जुनूटा ने मूवमेंट लीड किया, बहुत आते थे हमारे एलुमनाई के अंदर जो प्यार है JNU के लिए सिर्फ क्योंकि नाम JNU है इसलिए प्यार नहीं है, क्योंकि उस समय को देखें हैं जिस समय JNU एक गरीब से गरीब स्टूडेंट को, एक बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को एम्पावर करता था, यहाँ उसको आवाज़ देते। इट यूज्ड टू गिव वॉइस टू देम। कहीं भी जाके किसी से आर्ग्यू करते थे, कहते जावेद बोल देते थे नामवर सिंह को। यहाँ के अभी मैं कह रहा हूँ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, किसी को नहीं डरेंगे सवाल पूछने में, क्वेश्चन करने में, किसी को, क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग उस वक्त हम लोगों को मिलता था। ये मेस तो नहीं था हमारे टाइम में। 6 हॉस्टल इधर के थे और एक ब्रह्मपुत्रा। हॉस्टल मेस में बड़े बड़े नेता देश के, हम सोचते थे बाप रे बाप ये JNU क्या चीज़ है, यहाँ देश का हर पार्टी का सबसे बड़ा नेता आ रहा है और ऐसे गंदे माहौल में बैठा है और हमारे सीनियर क्वेश्चन पूछते हैं खड़े होकर। ये ट्रेनिंग था, ये सोशलाइजेशन था, इससे प्यार था हमें। ये नहीं कि कोई ये मिट्टी से प्यार है या एक बाउंड्री से घिरा हुआ वॉल से प्यार है और उसके अंदर का जो स्पेस है, इसका कल्चर से प्यार था, इसका नॉर्म्स इंस्टीट्यूशन सबसे प्यार था, जिसने हमें बनाया है। हम उस जनरेशन के जितने लोग थे, जावेद हो, शाहिद फरज हो, फरहत रिजवी हो, सबको हमें बनाया इस JNU ने। बिकॉज यहाँ के जो लोग थे उस वक्त स्टूडेंट्स थे जो 70s 80s के डिप्रीवेशन पॉइंट कुछ 70s में आया, जिसके वजह से बहुत सारे लोग जिनको जो वंचित रहते हैं हायर एजुकेशन से और दिल्ली में आके JNU जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ के समाज में जाते हैं, इस सब के लिए हमें प्यार था। और हम इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अली जावेद को भी याद करते हैं, और रिटायरमेंट तो हो चुका है अब हमारी, तो हम JNU को भी याद करते रहेंगे। पिछले 5 साल के JNU को नहीं, उससे पहला जो है हमारे जो है 37 ईयर्स का जो JNU मेरे लाइफ में, मैं उसको याद करता रहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अपना एक्सपीरियंस अली जावेद साहब के साथ जो भी आपका एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए। और लास्ट में सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो पहले का जो JNU इन्होंने देखा है और जो इधर कुछ सालों में जो JNU है, इसमें जो बदलाव आया है, लोगों के सोच, उनका विचार और उनका काम करने का ढंग
एक दूसरे से मिलने का ढंग, एक दूसरे विचार को समझने का जो ढंग, उसमें जो बदलाव आया है वो बहुत ही समाज के लिए खतरनाक है। खास करके ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे, जैसा कि सर ने बताया कि कई एलुमनी हैं, कई बड़े बड़े पोस्ट पे प्रोफेसर्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन आज के समय में लोग उब जाते हैं बहुत कम ही समय पे, 3 साल 2 साल में उब जाते हैं, अरे यार हो गया, निकलना है। लेकिन पहले के जो लोग निकले वो आज भी मिस करते हैं जेएनयू को। यही चीज़ है, ये सोच जो यहाँ पे सीखते हैं लोग, जो समाज में बदलाव लाने की जो भावना उनके अंदर पैदा होती है पढ़ करके, वो चीज़ आज खत्म होता जा रहा है। लोग बस अपने आप के में सीमित रह करके इस पढ़ाई को हासिल करते हैं। उनका समाज से लेना देना, समाज में क्या हो रहा है, कौन सी बुराई है, किस चीज़ को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस चीज़ में कमी आ रहा है लोगों के अंदर। इस चीज़ को दोबारा से जो जेएनयू था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, जेएनयू के एलुमनी हैं, वो आकर के टाइम पे हर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनवाइट करते हैं, उनसे एक्सपीरियंस उनका अपना शेयर करते हैं, ताकि हम लोगों को उस जज्बात पैदा हो कि जो जेएनयू पहले का था उसको कैसे हम इस स्पिरिट को आगे भी बना करके रखें। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा फरहाद रिजवी मैम को, वो कविता पढ़ेंगी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं के कलीग्स हैं, साथी हैं। देखिए साथियों, मेरे पास उनकी कविता भी है, कविता ही मुझे बोलनी थी, सुनानी है आप लोगों को, लेकिन मैं तो उनके साथ, मेरा बहुत साथ रहा। हम जब मैं यहाँ आई थी वो 2 साल पहले आ गए थे, उन्होंने एमए किया और मैंने एमफिल में एडमिशन लिया, तो वो मेरे क्लास फेलो थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा बैकग्राउंड, मैं जिस बैकग्राउंड से आई थी, एएमयू से पढ़कर आई थी, और मेरा घर भी फैमिली के अंदर कोई वाम आंदोलन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, और अलीगढ़ एक बहुत फ्यूडल सोसाइटी थी, वहाँ 3 साल रहकर आई थी। तो बहुत सब मेरे लिए कल्चरल शौक था और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पर्सनालिटी का, सोच का, वो यहाँ के माहौल में हुआ, और उसमें बहुत सारों का योगदान है। और जावेद का इसलिए योगदान है कि वो मेरे क्लास फेलो थे और बहुत सारी चीज़ें हमारा सिमिलर थी। फिर मैं बहुत से सवाल पूछती थी जो मुझे अटपटे लगते थे, जावेद उनका जवाब देते थे, और एआईएसएफ में भी मुझे वही लेकर आए, पीडब्ल्यूए में भी वही मुझे लेकर आए। हमने बहुत यात्राएं की, बहुत सारे झगड़े किए, लेकिन ये पता नहीं था कि अब आज हम उसका अवलोकन करते हैं, सोचते हैं कि उस साथ से, उस दोस्ती से क्या मिला और क्या खोया। बहुत टाइम कम है, इसलिए मैं वो सब बातें नहीं कर सकती। एक चीज़ है कि वो लिखने में थोड़ा, क्योंकि इतने सोशल एक्टिविस्ट थे और इतने बिजी थे, तो लिख बहुत कम रहे थे और इसकी सब शिकायत करते थे। लेकिन कुछ 1-1.5 साल से या उससे ज़्यादा कविताएं बहुत लिख रहे थे, और जो हालात चल रहे हैं देश में, उनकी टाइमलाइन पर पड़ी हुई हैं वो कविताएं, उर्दू में भी, हिंदी में भी, अपनी भी रची हुई कविताएं लिख डाल रहे थे। और हबीब जालिब उनके सबसे पसंदीदा शायर थे, फैज़, हबीब जालिब, सरदार जाफरी, इनकी कविताएं वो डालते थे। तो अब उसके बाद हम लोगों ने देखी, किसान आंदोलन पर थी, ये दूसरी चीज़ पर। एक में कविता, आपको एक और चीज़ है कि उर्दू हिंदी को पास लाने में जो एक सेतु का काम किया, क्योंकि मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से रहा और मैं हिंदी अखबार में रही 15 साल, उसके बाद फिर मैं उर्दू में आई, यहाँ से मैंने उर्दू से ही पढ़ाई की। तो हम कभी भी भाषाई संकीर्णता अगर में हम जा रहे हैं तो वो हमारा नुकसान है। जर्नलिज्म है या जन आंदोलन है, उसमें आपको कम से कम भारतीय भाषाओं और उर्दू हिंदी जो इतनी करीब है उसके बारे में तो आपको जानना चाहिए, और जितना कमांड हो सके। और वो माहौल मैंने यहाँ पर देखा जब फैज़ अहमद फैज़ आए थे, तो फैज़ की नज़मों की बुलाया था कल्चरल सोसाइटी ने, जैसा ये बता रहे हैं, और उर्दू डिपार्टमेंट उन्हें थे, लेकिन वहाँ उर्दू वाले नहीं थे, वहाँ तो दूसरे स्कूल्स के, दूसरे सेंटर के लोग पर्चियाँ लिख लिख कर फैज़ को भेज रहे थे। और फिर फैज़ खुद शौक थे कि ये वो पूछ रहे थे, नूरजहां वाली सुनाऊँ या मेहदी हसन वाली सुनाऊँ? वो कहते थे मैं तो अच्छी सुनाता नहीं हूँ, मेरी नज़में तो वो अच्छी गाते हैं। एनीवे, तो यहाँ ये एक बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर था कि
लैंग्वेजेस का। और यहाँ 99 होते थे। रातें ऐसी थोड़ी गुजरती थी, रात के 11-12 बजे कहीं से भी आवाज़ आ जाती थी, कभी वो भजन गा रहे हैं या कभी कोई बहुत अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये एक उनकी कविता है मौजूदा हालात पे देश के, और इसका नाम उन्होंने लिखा है एक नोहा करबलाए हिंद के लिए। इसकी हेडिंग में मैं आपको बता दूं, इसका शीर्षक है नोहा है एलेजी, शोक कविता इंग्लिश में, और इंग्लिश के बाद उर्दू के अंदर मरसिए के रूप में बहुत लिखा गया है। हिंदी में मेरे ख्याल से ये सिर्फ जो है ये इतनी डेवलप नहीं है जितना उर्दू में है। उर्दू के तो कहते हैं कि शायरी का आधा हिस्सा जो है लिटरेचर वो रसाई शायरी एलेजीज ही हैं, तो शोक कविताएं जो हैं। और करबला का युद्ध ऐसा है जैसे महाभारत का क्रूसेड, एक धर्म युद्ध था। जिहाद जिसे कहते हैं, जिहाद का अर्थ होता है जहद से स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल को ही जिहाद का नाम दिया जाता है। आप लोग उसको देखिए, खोजिए कि जिहाद का वो मायने नहीं है जो आजकल बताया जा रहा है। तो उन्होंने यही लिखा है कि एक नोहा करबला है हिंद का नाम। इस वक्त हमारा देश हिंदुस्तान भी एक जिहाद लड़ रहा है, एक क्रूसेड, एक धर्म युद्ध की तरफ है। धर्म युद्ध से मतलब ये है कि सच्चाई और हक और बातिल जिसे कहते हैं, न्याय और अन्याय की जंग। तो इसमें कुछ इनकी टाइमलाइन पर अगर आप जाएंगे तो उसमें हिंदी के, उर्दू के जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उसको उन्होंने नीचे हिंदी में भी लिखा है। पाबा जंजीर जो जैसाए वतन को देखा, पाबा जंजीर जो लैलाए वतन को देखा, दब गया कोहे नदामत के तले, ए वतन ए वतन ए अर्ज़े वतन, तेरे नामूस की खातिर तेरे शहदाइयों ने तेरे माथे की सिहाई को लहू से अपने धो के रोशन किया, चेहरे को नया नूर दिया और नई कुव्वत बख्शी, तेरी पथराई हुई आँखों को फिर से पुरनूर किया, खुश कुमलाए हुए फाका ज़दा चेहरे को फिर नई ताकत बख्शी, फिर नई ताकत बख्शी। प्यास से सूखे लबों को तेरे फिर से सैराब किया, एक से एक तेरे उशाक उठे, उशाक चाहने वाले, चंद्रशेखर उठे, बिस्मिल उठे, अशफाक उठे और भगत सिंह उठे, राजगुरु नेताजी, और एक लागरो उरियां सा जियाला उठा, जिसने कमज़ोर सी एक लाठी से कितनी दहकी शमशीरों के रुख मोड़ दिए। शमशीर तलवार कितनी दहकी हुई शमशीरों के रुख मोड़ दिए, तुझको आज़ाद किया और तुझको शादाब किया, ए वतन अर्ज़े वतन, तुझ पे जुलेखा की तरह यकबयक शबाब और जवानी आई, तेरे आशिक तेरे मतवालों ने लहलहाते हुए खेतों में अनाजों के गौहर बरसाए, लालो गुल से मुअत्तर किया दामन को तेरे, जो ज़मीं आग उगलती थी चिताओं की तरह, उसको नया जीवन बख्शा, और सितम खुर्दा सपूतों को तेरे, उनकी मेहनत के एवज सन्नतों मिलों से तेरी पेशानी को और पुरनूर किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था। फिर ये क्या हो गया है अर्ज़े वतन, फिर ये क्या हो गया है अर्ज़े वतन, दहशतों खौफ की तारीकी में मलबूस ये जादूगरनी, मजहब औहाम परस्ती रस्मों से मामूर, तेरे सर सब्ज चमन की रग में जहर फिर घोल दिया नफरत का, मजहबो मिल्लतो तहजीब के पैकर का नया रूप धरे, फिर से रक्स कुना तुझको पाबंद सलासिल करके, तेरी पेशानी पे नफरत का लहू मलने को आमादा है। मैं कि जो राम की रहमान की अजमत का अमी, मैं कि जो राम की रहमान की अजमत का नमी, इस घटाटोप अंधेरों की गुफाओं में घिरा कब से हूँ फरियाद कुना, मेरे उशाक जियालों को सदा देता हूँ, पर मेरी आहो फुगा लौट कर इस तरह मेरी रग रग में उतर जाती है, सल्ब कर देती है मेरे माजी के अज़ायम सारे, जो मेरे जिस्म मेरे आज़ा में भर दिए थे मेरे अजदाद ने अमृत की सिफत, अब तो ये अमृत मेरे शिरियानों में शिराओं में, अब तो वो अमृत मेरे शिरियानों में नफरतों जहर का दरिया बनकर मौज बनकर रगो पे में मेरे अपने सैलाब की तारीकी में फिर निगलने को आमादा है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मैम। अभी हमारे बीच
साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल सर आए हुए यहाँ पे, वो अपनी बात रखेंगे। सर प्लीज आप आइए। इस समय तो मास्क हटाया जा सकता है, कानून नहीं टूटेगा ना बोलते समय मास्क हटाने में। तो एक तो ये कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैंने संतोष से कहा भी था कि आज मेरे लिए बहुत मुश्किल है निकलना, बहुत सारे काम लगे हुए थे, लेकिन यही ऐसे के साथियों का आग्रह और अली जावेद को याद करने की बात, तो असल में अली जावेद को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को याद करना, उन कदरों को याद करना है, उन वैल्यूज़ को याद करना है जिनके लिए वो इंसान जिया। वरना घर वालों के अलावा कौन किसको याद करता है। जब आप किसी को इस तरह सभा करके 150 लोग इकट्ठे होकर याद करते हैं, लगातार 3-4 अलग अलग सभाएं करते हैं, तो कुछ वैल्यूज़ को याद करने के लिए उस इंसान को आप याद करते हैं या उसको श्रद्धांजलि देते हैं। अली जावेद जिन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते थे अपने लेखन में और अपने जीवन में, वो इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि उन्हें अली जावेद रिप्रेजेंट करते थे या ये यूनिवर्सिटी उन्हें रिप्रेजेंट करती है, कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, करती थी एक ज़माने में। आप लोग जानते ही होंगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ भी चुका हूँ और कुछ दिन पढ़ा भी चुका हूँ। तो जिन वैल्यूज़ को अली जावेद या यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करती थी, वो वैल्यूज आपके और इस मुल्क के फ्यूचर के लिए क्रूशल है। हिंदुस्तान का भविष्य जैसा हम हिंदुस्तान को जानते आए हैं, देखते आए हैं, वो अगर बचाना है एक वाइब्रेंट, डेमोक्रेटिक, जिसमें अपनी बात कहने के लिए आपको डरना ना पड़े, जिसमें जो भी रूलिंग गवर्नमेंट या पार्टी हो उसका विरोध करने पर आप पर एंटी नेशनल का तगमा ना चिपकाया जाए, जिसमें मीडिया सुबह से शाम तक नफरत ना पिलाए, बेवकूफ़ी ना पिलाए, ऐसा हिंदुस्तान अगर आप लोग चाहते हैं कि बने, तो वो वैल्यूज एकदम क्रूशल हैं जिनके लिए अली जावेद जैसे लोग जीते रहे। तो क्या वैल्यू अब कौन सी वैल्यूज है जिनके सिलसिले में मैंने कहा तो एक ज़माने में JNU उन्हें रिप्रेजेंट करता। मैं सन 77 में JNU आया था, ग्वालियर से आया था मैं, और आकर के अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए कोई महीने भर तक मैं अली जावेद के कमरे में रहा। उन दिनों गंगा हॉस्टल लड़कों का हॉस्टल होता था और उसमें 137 नंबर कमरे में मैं करीब महीने भर तक रुका था और वहीं रह करके मैंने तैयारी की थी, रिटन टेस्ट की भी, फिर कुछ दिन के लिए वापस गया, फिर लौट के आया, इंटरव्यू की तैयारी की। तो ग्वालियर जैसी जगह से आए हुए 22 वर्ष के उस नौजवान के लिए ये यूनिवर्सिटी एक तरह से नया जन्म देने का एहसास था। मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, हो सकता है कि दुनिया काफ़ी बदल गई हो और अच्छे ढंग से बदल गई हो, लेकिन उस ज़माने में ये कल्पना करना मुश्किल था, ग्वालियर शहर में कम से कम, कि रात के 9 साढ़े 9 बजे के बाद कोई लड़की अकेली या दुकेली भी बेधड़क बेखौफ होकर घर से निकल सके। और यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेज के इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा। जो लड़कियों का कॉलेज था वहाँ शाम के 5 बजे लड़कियों पे कर्फ्यू लग जाता था। हॉस्टल की जो लड़कियाँ थी वो 5 बजे के बाद हॉस्टल के बाहर नहीं रह सकती। यहाँ मैंने देखा सन 77 में कि बेधड़क लड़कियाँ घूमती हैं इधर उधर, पूरे सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ, पूरे सेंस ऑफ डिग्निटी के साथ, और ये वो किसी मेहरबानी के बोध के साथ नहीं करती, बल्कि एक तरह के सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ करती। ईव टेजिंग की घटनाएं अकल्पनीय थी उनकी।
इक्का दुक्का घटना होती थी तो आजकल के जैसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं थे और उनकी ज़रूरत भी नहीं महसूस की जाती। कम्युनिटी प्रेशर इतना होता था, अगर कोई लड़का लड़की के साथ बदतमीजी करता है या आवाज़ कसी करता है या इस तरह की कोई भी बेहूदगी करता है तो उसको अपने हॉस्टल मेस में नाश्ता करना मुश्किल हो जाता है। एक तरह का बाइकाट जैसा लोग उसका करने लगते थे बिना किसी घोषणा। अगर वो किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारी एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाती थी और पैम्पलेट जारी कर करके वो ऑर्गेनाइजेशन उसकी उस हरकत से अपने आप को डिस्टेंस करता है। ये मेरे लिए एक आंखें खोल देने वाली स्थिति। दूसरा, मैं डरता था किसी भी यूनिवर्सिटी में आने वाले नए स्टूडेंट की तरह कि रैगिंग झेलनी पड़ेगी। यहाँ मैंने देखा कि फ्रेशर्स को रैगिंग का सामना नहीं करना पड़ता था, बल्कि फ्रेशर्स को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला करता था। मुझे नहीं पता कि आज क्या होता है। फ्रेशर होने के नाते हमें हर तरह की मदद करने के लिए लोग तैयार रहते थे। अली जावेद मेरे कोई पुराने दोस्त हुए, अली जावेद से मेरा परिचय क्योंकि मैं अभी AISF का काम करता था ग्वालियर में और यहाँ AISF के अली जावेद यहाँ सचिव थे उस समय जो भी थे, तो हिम्मत करके डरते डरते मैंने एक खत उनको लिख दिया था किसी से पता लेके 137 गंगा, और उसके बाद तुरंत उनका पोस्ट कार्ड आया था कि आ जाइए और दाखिला ऐसे ऐसे होता है, ये प्रक्रिया है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होता है JNU में दाखिले के लिए, आइए मेहनत कीजिए, अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। तो वो सब चीज़ें जो, और अली जावेद के निजी व्यक्तित्व की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा, वो JNU में मेरे पहले दोस्तों में से क्या कहना चाहिए, पहला ही दोस्त था मेरा, क्योंकि मैं सीधे उसी के कमरे में आया था उसी के साथ। और फिर ये मेरे स्वभाव की विशेषता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, बहुत लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ, बहुत पुराने दोस्तों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता। मोबाइल का ज़माना आ जाने के बावजूद मेरे दोस्तों को मुझसे शिकायत रहती है कि मैं बहुत लंबी बातें फ़ोन पे भी नहीं करता। तो अली जावेद से मुझे पता नहीं कितने वर्षों से बात हुई, लेकिन वर्षों तक बात न होने के बावजूद जो एक अनदेखा सा डायलॉग होता है वो मेरे और अली जावेद के बीच में लगातार बनता है। और जिस बात के लिए मैं अली जावेद की तारीफ करता हूँ और जिसके लिए बाय द वे किसी भी अच्छी दोस्ती की तरह मेरे उससे झगड़े भी बहुत हुए। अगर आपकी कोई ऐसी दोस्ती हो, किसी से आपकी दोस्ती हो और साल डेढ़ साल तक आप में कोई जोरदार झगड़ा ना हो, तो यकीनन वो दोस्ती पक्की दोस्ती नहीं। फिर वो स्वार्थ का संबंध है, इसमें एक दूसरे से कड़ी बात कहने से आप खतरा है, सीधी सी बात। मेरा और अली जावेद का संबंध ऐसा नहीं था, हम लोग झगड़े भी खूब है, व्यक्तिगत मामलों से लेकर के पॉलिटिकल और थ्योरेटिकल मामलों तक। मैं अली जावेद की जिस चीज़ से बहुत मुतासर रहा हूँ वो ये कि उसमें अपने जैसे लोगों के विपरीत कुछ सोचने की हिम्मत। देखिए, जो आपके विरोधी हैं पॉलिटिकली या इंटेलेक्चुअली, उनके विरोध में सोचना तो कोई खास बड़ी बात नहीं, लेकिन जो आपकी तरह सोचने वाले लोग हैं, जो आपके तबके में, आपके समूह में एक कंसेंसस है, उसके खिलाफ कुछ सोचना, ये हिम्मत है। एंड अली जावेद हैड दैट करेज, उसमें वो बौद्धिक साहस था। ये वो कदर है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप उसको याद कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम AISF की ओर से है ना, ये कार्यक्रम AISF JNU ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बौद्धिक साहस सीखने की कोशिश आप लोग भी करेंगे और आप में होगा ही, तो कोशिश करेंगे। एक आखिरी जो मेरी बात हुई थी जावेद से, 3-4 महीने हो गए होंगे इस बात को। जो लोग उर्दू साहित्य या साहित्य सच जानते हैं उन्हें पता होगा कि पिछले दिनों 2 बरस पहले एक बड़ा चर्चित और मशहूर उपन्यास कई चांद थे सरे आसमां, वो आया था और बहुत उसकी चर्चा थी। स्वर्गीय शमसुर रहमान फारूकी का उपन्यास, और उसकी पूरी प्रशंसा हर जगह पढ़ने सुनने को मिली, मुझे भी अच्छा लगा।
एक दिन अली जावेद का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी क्या राय है उस उपन्यास के बारे में। मैंने कहा मैंने बहुत क्रिटिकली तो एंगेज नहीं किया, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है। अली जावेद ने कहा कि मुझे उस उपन्यास को लेकर कई प्रॉब्लम्स, और फिर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सुनाई। उनका उपन्यास 19वीं सदी के उत्तरी भारत में सेट किया गया उपन्यास है, और 1857 जैसी घटना पर इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं। मुझे बहुत मार्मिक अपने, और मैंने जो पिछली श्रद्धांजलि सभा जावेद की हुई थी उसमें भी कहा था, और आज फिर दोहराता हूँ कि अगर उस नावल पर लिखे हुए कोई नोट या कोई ऐसी चीज़ कहीं मिल जाए तो उसको खोजना चाहिए, क्योंकि उसने कहा मैं इस पर लेख लिखना चाहता हूँ, और चूँकि तुम्हारी राय पर मैं बहुत भरोसा करता हूँ तो तुमसे सबसे पहले शेयर करता हूँ। मैंने जाकर उससे कहा कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और इस पर तुम जरूर लिखो। और हिंदी तो तुम खुद लिख ही लेती हो, हिंदी लिख लेता था जावेद, और उर्दू तो खैर उसका अपना विषय था। मैंने कहा इस लेख का अंग्रेजी तर्जमा ज़रूरत हुई तो मैं करूँ, क्योंकि ये लेख आना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। दोस्तों, आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये अली जावेद के लिए तीसरी या चौथी श्रद्धांजलि सभा है, वर्चुअल और फिजिकल मिलाकर के, जिसमें मैं बोल रहा हूँ। और मैं सच कहूँ कि मैं श्रद्धांजलि सभाओं से ऊँटता हूँ, और मैं आज ही किसी मित्र से कह रहा था कि मैं तो ये बल्कि यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जब भी मैं मरूँ तो मेरे लिए सीरीज ऑफ श्रद्धांजलि सभा ना कीजिए। जितने भी संगठनों से मेरा वास्ता रहा है, जो भी लोग मुझे याद करना चाहते हैं, वो एक जगह इकट्ठे होकर किस्सा खत्म करें, निपटाएं। जैसे वो हिंदुओं में बद्रीनाथ जाके ब्रह्म कपाली की जाती है, हम लोगों में उसके बाद और श्राद्ध करने की जरूरत नहीं रहती, ब्रह्म कपाली हो गई, किस्सा खत्म हो गया। ये श्रद्धांजलि सभाएं, इनको आप करें या ना करें, इट हार्डली मैटर्स। महत्वपूर्ण यह है कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये सभा कर रहे हैं, उसके जीवन और उसकी वैल्यूज से आप क्या सीखते, ये आप अपने ढंग से तय करेंगे। अली जावेद का लिखा हुआ उपलब्ध है, छपा है, उर्दू में है, कुछ हिंदी में भी है, कुछ तर्जुमे अंग्रेजी में भी हो सकते हैं, वो मेरी जानकारी में नहीं है। उन्हें पढ़िए, उनके बारे में जानिए, और इस बात को रियलाइज कीजिए कि जिस चीज़ को कंपोजिट कल्चर कहा जाता है, और जो आज कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट, और जिसके बिना इस मुल्क की कल्पना नहीं की जा सकती, और जिस पर ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं कि जिन हमलों पर कई बार गुस्सा और रोने की जगह हंसी आती है। जैसे अभी पिछले दिनों मुझे एक व्हाट्सएप संदेश मिला, 14 सितंबर जो हिंदी दिवस होता है उस पर, कि ये जो शब्द हैं, नीचे दी हुई लिस्ट थी, ये करीब 250-300 शब्दों की, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, इन्हें हिंदी से दूर करके हमें हिंदी को शुद्ध और पवित्र भाषा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जिन सज्जन से मुझे व्हाट्सएप मिला था उनको मैंने पलट के किया कि सबसे पहले तो कोशिश को हटाने की कोशिश है। ये तुमसे किसने कह दिया कि संस्कृत भाषा? मूर्खता के एक ऐसे समय में हम लोग जी रहे हैं जिसमें लोगों को ये याद दिलाना खतरे से खाली नहीं है कि बाबा शब्द तुर्की भाषा से आया हुआ है। इन्हें लोगों को ये याद दिलाना खतरे से खाली नहीं है कि हलवा और जलेबी और समोसा, जिसके बिना बहुत सारे राष्ट्रवादियों का नाश्ता या लंच पूरा नहीं होता, ये सभी व्यंजन भारत में तुर्क हैं। इनमें से कोई भी वैदिक भारत में नहीं उपलब्ध। ये जो मैंने बहुत मोटा उदाहरण दिया है फूड कल्चर का, ऐसे उदाहरण लिटरेचर में और एवरीडे लाइफ में बिना खोजे मिलते हैं। आप अंधे भी होकर के चलें तो ऐसे उदाहरणों से टकराए बिना निजात नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान में। तो ये जो एक हजारों साल के इतिहास और कल्चर में विकसित हुई सभ्यता है, संस्कृति है, दोस्तों, ये आज गंभीरता से इस पर सोचने की जरूरत है। दिस रियल ट्रेडिशन, दिस लिविंग ट्रेडिशन ऑफ इंडिया is under serious threat at the moment, and you all know that. जावेद जैसे लोगों को याद करने का मानी मतलब तभी है जबकि हम ये रियलाइज करें और इस समन्वित संस्कृति, इस मुश्तरका कल्चर की हिफाजत के लिए
इसको और अधिक ताकत देने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। जैसा मैंने संतोष से कहा था, और मेरे लिए ये बहुत शर्म की बात है, सभी दोस्तों से, शाहिद से, फरज से, राजीव से, सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरे पहले से एक तय कार्यक्रम है जिसमें मुझे लगभग 7:15 साढ़े 7 पहुँचना है, और इसलिए मैं रुक नहीं पाऊँगा। और बाकी कोई साथी बोल रहे हैं या लग रहा है कुछ गीत वगैरह गाए जाएंगे, तो उन सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इस चीज़ के लिए हम सभी जेन वाइट शुक्रगुजार हैं कि जब भी जेएनयू को या जेएनयू में चल रहे संगठन को या समूहों को आपकी ज़रूरत होती है तो आप हमेशा यहाँ पर अपना समय देते हैं। इस चीज़ के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। आपने सर यहाँ पर कुछ मौलिक और महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे हैं। उन सुझावों को हम कोशिश करेंगे कि अपनी सराखों पर रखें और उसे अपने जीवनचर्या में उतारने की कोशिश करेंगे। और जेएनयू जाना भी इसी के लिए जाता है। ये अलग बात है कि ये संघर्ष का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हम सभी से छूट जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ कहते हैं ना कि जब सामने दुश्मन एक हो तो मजबूती से लड़ा जाता है, लेकिन दुश्मन जब चौतरफा हमला कर रहा होता है तो फिर वहाँ पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि हम इधर वार करें या उधर छुपें, इधर वार करें या उधर जवाब दें। तो ये स्थिति आज जेएनयू की है। खैर, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा राजीव कुमार शुक्ला जी को, जो यहाँ पर कुछ कविताओं का पाठ करेंगे और जावेद अली सर के साथ बिताए गए अपने अनुभवों को साझा करेंगे। धन्यवाद। मुझे अंदाज़ा है और एहसास है कि अब देर काफ़ी हो चुकी है कार्यक्रम में, तो बीच बीच में ये भी याद दिलाता है। मैं जब सुन रहा था पटनायक साहब को, भरत साहिबा को, शाहिद भाई को और भी पुरुषोत्तम जी को, तो मुझे शायद कृष्ण बिहारी दूर का शेर है कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। आप सब जेएनयू की बात कर रहे थे, मैं जेएनयू में नहीं पढ़ा, मैं बनारस में पढ़ा हूँ, मैंने गाते समय जिक्र किया था। पर जो विश्वविद्यालय का जीवन होता है, उसकी जो धड़कनें होती हैं, एहसास होते हैं, तड़प होती है, दोस्तियाँ होती हैं और यादें होती हैं, वो फिर आप जब उस माहौल में पहुँचते हैं तो आपके भीतर उसी तरह धड़कने लगता है। आप सब जेएनयू की बात कर रहे थे, जेएनयू के साथ बहुत गहरा वैचारिक लगाव रखते हुए भी मैं भी अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन लड़ाइयों में, उन संघर्षों में, उन बहसों में, उन चाय और उसकी महफिलों में चला गया था। मैं जिस संस्था में काम करता था, तो कुछ जब कोई रिटायर होता था तो हमारी कुलीग एक बात ज़रूर कहती थी कि एक बड़ी दिक्कत ये होती है हमारी आज की ज़िंदगी में कि जब कोई रिटायर हो रहा होता है तब उसके बारे में जब बात होती है तो उसके ऐसे बहुत से हुनर और खूबियाँ मालूम होती हैं जो साथ काम करते हुए पता नहीं थे। तो और बड़ा गुस्सा भी आता है कि अब तो मौका ही नहीं मिलेगा कि हम आराम से इस बारे में बात कर सकें, जान सकें। जिंदगी भी ऐसी ही चीज़ है। निदा फाजली ने कहा भी है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो अली जावेद साहब को मुझे लगता था कि मैं जानता हूँ, और फिर कई बार लगता है कि जितना जानना चाहिए था उतना नहीं जानता। बहरहाल उन्हें मैं जानता कैसे हूँ। मैं बनारस से निकला, जबलपुर आया, वहाँ से नौकरी की ज़िंदगी शुरू हुई और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा, इनके साथ संबंध जुड़ गया। कुछ झुकाव रुझान था विश्वविद्यालय में, जो वहाँ के पुख्ता हुआ हरिशंकर परसाई, ज्ञान रंजन, ऐसे तमाम लोग, डॉक्टर कमला प्रसाद, ऐसे तमाम लोगों के साथ सिलसिला चलता गया। बहुत से नाम हैं, नामों का की फहरिस्त नहीं बता सकता। मध्य प्रदेश में बहुत एक्टिव थे। उसके बाद मैं 2 साल के लिए देश से बाहर आया और फिर दिल्ली आया, जिसको मैं कहता हूँ कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। दिल्ली से मैं दिल्ली आने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं था, कई बार उसके मौके छोड़ चुका था। जब दिल्ली आया तो मुझे, जैसे अक्सर लगता है दिल्ली आने के बाद, वेणुगोपाल की बहुत अच्छी पंक्ति है कविता की कि जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो क्या वहाँ भी जाएंगे जहाँ दिल्ली जा रही है। तो ये दिल्ली आकर के जो एहसास होता है, ख़ासतौर से कि आप एक ऐसी महासागर में हैं और जहाँ बहुत सी चीज़ों की जो कदरों की बात अभी की पुरुषोत्तम जी ने। तो जब प्रगतिशील लेखक संघ की इकाई से यहाँ संपर्क जुड़ा
तो मुझे लगा कि दिल्ली में मैं अपने वैचारिक घर में आ गया। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ, इस समय उसकी सेक्रेटरी जो थी वो अर्जुमंद आरा थी, और अली जावेद साहब उसके, आप कह लीजिए कि करता धरता जैसे थे। और उसमें पुराने जो लोग जिनको मैं मध्य प्रदेश में देख सुन चुका था, उसमें केवल गोस्वामी और इस तरह दूसरे लोग थे। तो मैं बैठकों में जाता रहा, मिलता रहा। ये मैंने महसूस किया कि फिर बीच में कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ठंडापन सा आ गया। मैं पुरुषोत्तम जी की एक बात फिर याद करना चाहता हूँ। लंबा ठंडापन था मुझे महसूस हुआ। मैं भी अपने काम में बहुत फंस गया, लिखना पढ़ना चलता रहा, लेकिन ये है कि पीडब्ल्यूए की तरफ लगता था इसे एक सन्नाटा सा है। पर पुरुषोत्तम जी ने जैसा कहा कि बहुत बहुत सालों तक न मिलने के बाद भी जैसे एक अनदेखा डायलॉग चलता रहता था। तो मेरे लिए फिर अर्जुमंद जी से बात करता था तो कहती थी मैं बहुत कुछ बिजी हूँ, मसरूफ हूँ, दूसरे कामों में लग गई हूँ। जिनके साथ पीडब्ल्यूए को लेकर हमेशा बात हो सकती थी वो अली जावेद, तो उनसे बात होती थी। और मैं कहता था कि जावेद साहब मतलब क्या है वो, कुछ उसको और फिर से। और आखिरकार उन्होंने एक दिन कहा कि मतलब फिर से हम लोग बहुत एक्टिव हो चले हैं और आप आ जाइए। और फिर से फिर फरहाद साहिबा मिली, बहुत सारे लोग हमारे साथ ही मिले। तो अली जावेद, आप सब लोगों के बीच में जो स्मृतियां बांटी गई, उनसे एक पूरा व्यक्तिगत चित्र बनता है। जिन्होंने उनको देखा है, उनके साथ रहे हैं, वो तो रहे ही हैं, पर जो नहीं रहे, जो नहीं मिले, जो नहीं जानते थे रूबरू, उनके सामने भी एक चित्र बन चुका है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अली जावेद का होना जो मेरे लिए मतलब रखता था कि लंबे लंबे समय तक अगर लगे कि सन्नाटा है, शिथिलता है, चुप्पी है, तो उनका होने का मतलब था एक आश्वस्ति, एक भरोसा, एक हिम्मत कि चुप्पियां टूटेंगी, सन्नाटे खत्म किए जाएंगे और प्रतिरोध की आवाज उठाई जाएगी। और इसलिए अली जावेद हमारे लिए बहुत कीमती थे और अली जावेद हमारे लिए बहुत कीमती बने रहेंगे उस रूप में कि ऐसे व्यक्तित्व जो होते हैं जो आपको हमेशा चलने और जूझने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी एक कविता भी मुझे पढ़नी है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातें हो चुकी हैं और अब और उन्हीं बातों को और ना बढ़ाते हुए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं उनकी इस कविता को पढूं। इस कविता का जो शीर्षक है, उन्वान है ओ गंगो जमन। गंगा जमनी तहजीब की बात हुई, कंपोजिट कल्चर की बात हुई, तो इसका शीर्षक ही है ओ गंगो जमन। ऐ आबरूद गंगा तेरा शायरे मशरिक तुझे आवाज दे रहा है। मशरिक यानी पूर्व। ऐ आबरूद गंगा तेरा शायरे मशरिक तुझे आवाज दे रहा है। वो तेरी कलकल के संगीत को घुटन में तब्दील होते देख रहा है। तू तो निकली थी अपनी बहन जमुना के साथ सरस्वती की तलाश में। तुमने अलग अलग रास्ते चुने लेकिन आखिरकार तुम मिली प्रयागराज में। पता नहीं सरस्वती ने तुमसे क्या कहा, लेकिन ये तो सच है उसने अपनी पहचान तुम्हारे हवाले कर दी। शायद उसने तुमसे कहा हो, जाओ गंगा, जाओ जमुना, आगे बढ़ो इस धरती को जीवन देने के लिए। मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल की धड़कनों में इस धरती को सैराब करने के। धरती वासियों के दिलो दिमाग को सरसब्ज करने के लिए। लेकिन ये क्या हो गया मेरी बहनों, ये धरती वासी तुम्हारा दम घोट रहे हैं, ये सड़ती हुई लाशों से तुम्हारा सीना पाट रहे हैं। ओ धरती और धरती वासियों को जीवन देने वाली मेरी बहनों, ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं पड़ा तुम पर। तुम्हारा शायरे मशरिक और मैं तुम्हारी अनदेखी बहन सरस्वती तुम्हारे इस विलाप में, तुम्हारे साथ में। तुमने सदियों से इस धरती की गलाजत को पी लिया है शिव की तरह। मुझे यकीन है इस विष के बदले तुम धरती को अमृत दोगी ताकि ये धरती सरसब्ज होकर सांस ले सके। उठो बहन गंगा, उठो बहन जमुना, बहो फिर से उसी तरह कल कल अविरल संगीतमय होकर इन लाशों को जिंदगी दो, रोशनी दो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगले वक्ता के रूप में एक्चुअली वक्ता नहीं, कविता पाठ करने के लिए हमारे बीच में हम आएंगे रजनीश साहिब।
साथियों, बाकी जितने वक्ताओं ने बोला उनका कॉमरेड अली जावेद के साथ जितना संपर्क था, जितनी बातचीत थी, उतना तो मेरा नहीं रहा। मेरी उनसे मुलाकात प्रगतिशील लेखक संघ के राज्य सम्मेलनों में, कुछ कार्यक्रमों में और कभी कभार कुछ मीटिंगों में हुई। तो मुझे याद है कि एक बार इलाहाबाद में एक मीटिंग थी प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। किसी वजह से उस मीटिंग में मैं भी शामिल था। तो दिन भर मीटिंग चलती रही और उसके बाद मीटिंग के ख़त्म होने के बाद शाम में हम कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। तो उसी दौरान एक साथी ने अली जावेद सर से एक बात पूछी। उन्होंने कहा कि जावेद साहब, आप ये बताइए कि इतना कुछ लिखा जा रहा है, बहुत सारे नए लेखक हैं, पुराने लेखक हैं, लगातार लिखा जा रहा है, लेकिन बहुत सारा लिखा ठीक समय पे सामने नहीं आ पा रहा है। जो अच्छा लिख रहे हैं उनका भी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो कॉमरेड ने जवाब दिया कि देखिए, लिखा जाना जो है वो एक ज़रूरी काम है, अपने वक्त को दर्ज करने का काम है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप आज दर्ज कर रहे हैं तो वो आज ही सबके सामने आ जाएगा, लेकिन जब भी आएगा और अगर आपने सही सही दर्ज किया है तो वो मायने रखता है। तो इसी विचार की एक कविता है। कभी मिलेंगे कुछ कागज़, कुछ डायरियाँ, कभी मिलेंगे कुछ कागज़, कुछ डायरियाँ, दर्ज होंगी जिन पर कुछ इबारतें जो नहीं पढ़ी जा रही अभी पर लिखी जा रही हैं। कभी मिलेंगे कुछ कागज़, कुछ डायरियाँ, दर्ज होंगी जिन पर कुछ इबारतें जो नहीं पढ़ी जा रही अभी पर लिखी जा रही हैं, रंजो गम की रोशनाई से टिक कर रातों की पीठ से। होठों की बेचैनी तमाम खुलती बंद होती मुट्ठियों की तड़प, आँखों की कोरों पर जमा पानी, संग होती जा रही ज़ुबान की कहानी। होठों की बेचैनी तमाम खुलती बंद होती मुट्ठियों की तड़प, आँखों की कोरों पर जमा पानी, संग होती जा रही ज़ुबान की कहानी। लिखे होंगे सिकड़े हुए ख्वाबों के हिस्से और जज्बात तनी हुई रीढ़ से। किसी मुड़े कोने वाले पन्ने की एक तरफ लिखी होगी आग और जमा होगा सूख चुका खून दूसरी तरफ। कोई तारीख होगी जो की गई होगी लिखकर बार बार गहरी, और हुए होंगे दर्ज कुछ लफ्ज़ बड़ी खींच से। जो भी जिस भी लिखावट में, कुछ मुकम्मल कुछ बिखरी बनावट में, तमाम कागज़ों डायरियों में पढ़ी जा सकेगी यह इबारत। जो कुछ भी जिस भी लिखावट में, कुछ मुकम्मल कुछ बिखरी बनावट में, तमाम कागज़ों डायरियों में पढ़ी जा सकेगी यह इबारत। बहुत सर्द है आज की रात और होगी हमारे वक्त का मुकम्मल तहरीरी बयान। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल। दोस्तों, अब हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर पधारे हैं जिन्हें मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि उन्हें हर एक जेन वाइट जानता होगा। कम से कम वो जेन वाइट जानता होगा जो भगत सिंह को जानता है, भगत सिंह के जीवन के बारे में जानता है, और भगत सिंह के बारे में इस देश में जो किंवदंतियाँ फैली हुई हैं, जो भ्रम, जिसे हम आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट या ज्ञान कहते हैं, वो ज़रूर इस शख्सियत को जानते होंगे। और इनका नाम है प्रोफेसर चमन लाल। इन्होंने अपना अभी तक का जीवन भगत सिंह के जीवन, उनके राजनीतिक यात्रा, उनकी शहादत को समझने के लिए, उन पर शोध करने के लिए लगाया। और हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें लेकर राजनीतिक पटल पर हमेशा एक भ्रम की स्थिति रही है।
अभी 2-3 दिनों पहले ही हम लोगों ने जेएनयू में एक एक्टिविस्ट के माध्यम से जाना कि भगत सिंह का हत्यारा कोई था, एक नया हत्यारा हमारे सबके सामने आया उनके अनुसार। तो मुझे लगता है कि इस दौर में चमन लाल जैसी शख्सियत हमारे लिए बहुत रिलेवेंट होते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में। तो मैं यहाँ बड़े सम्मान पूर्वक प्रोफेसर चमन लाल सर को याद करना चाहूँगा अपनी बातों को रखने के लिए। सर शुक्रिया मेरे नौजवान दोस्तों। असल में फरहत यहाँ बैठी हैं, पुरुषोत्तम अभी यहाँ बोल के चले गए। तो हम सब लोग 1977 के जेएनयू की प्रोडक्ट हैं और एक ही मरकज़ की प्रोडक्ट हैं, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस या हिंदुस्तानी ज़ुबानों का मरकज़। हम सब उसकी प्रोडक्ट हैं। मैं और पुरुषोत्तम हिंदी में आए थे, पुरुषोत्तम एमए करने आए थे और मैं इस वक्त एमफिल पीएचडी में आया था। फरहत उर्दू में एमफिल में आई जैसा कि उन्होंने बताया भी, और अली जावेद शायद हमसे पहले ही थे यहाँ पे। और उस सेंटर से जो इवॉल्व 44 साल का एक रिश्ता अली जावेद के साथ था, दोस्ताना रिश्ता था। मैं आनंदिया स्कूल के दृश्य में नहीं था, लेकिन पुरुषोत्तम और अली जावेद उसमें थे एसएफ में। मैं कैंपस पे नॉर्मली लेफ्ट का समर्थक था, लेफ्ट का हमदर्द था, लेकिन किसी एक विशेष संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था। कुछ समय के लिए पीएसओ बना था उस वक्त, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उर्मलेश वगैरह थे, तो उसमें कुछ समय के लिए जरूर था मैं, लेकिन ब्रॉडली लेफ्ट को सपोर्ट करता रहता। तो वो हमारे वक्त का जो ज़माना है। बाद में मैं फैकल्टी में आया 2005 में, मरकज़ में ही, सेंटर में ही, और करीब 7-8 साल रहा और फिर रिटायर हुआ। हो सकता है हमारे उस वक्त के कुछ स्टूडेंट यहाँ मौजूद हों। तो असल में आप सेंटर से बाहर के लिए मैं भगत सिंह का वाइज हो सकता हूँ जानने के दौर का, लेकिन सेंटर के लिए हम एक साथियों की तरह या एक अपने सेंटर के साथ जो लगाव होता है उसी की तरह, उसी से मैं यहाँ आया था। मुझे असल में मैं 6 महीने के बाद दिल्ली आया था। कोविड में पहले 1 साल के बाद आया था मार्च में, और फिर मार्च में भी भगत सिंह को लेकर कुछ प्रोग्राम थे, और अब सितंबर में भी जन्मदिन पर भगत सिंह को लेकर कुछ प्रोग्राम थे। तो लेकिन अली जावेद साहब की वफ़ात की खबर हमें लग गई थी। उनकी याद में हमने चंडीगढ़ में भी एक मीटिंग की थी, उसमें भी शामिल हुआ था। और अली जावेद और फरहत किसानों के आंदोलन की सपोर्ट में वहाँ चंडीगढ़ में गए थे, तब भी मैं उनके साथ शामिल था। तो कहना चाहिए कि हिंदुस्तान की जमहूरी तहरीक नहीं, एक संगठन में हो या ना हो, हम अली जावेद तमाम लोग एक उस तहरीक का हिस्सा थे। माने किसानों की तहरीक इतनी लंबी 1 साल से चल रही है, 600-700 लोग शहीद हो गए और आज भी उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तो एक राइटर के तौर पे, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के ऑफिस बीरर के तौर पे कहना चाहिए कि प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की इस वक्त जो कहना चाहिए कि रूह रवां थी, वो अली जावेद ही थी। मैंने बहुत जो पुराने बुजुर्ग थे, नामवर्गी और तमाम लोग तो चले गए, और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से बहुत सलीके से संभाला हुआ था उन्होंने। बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते थे, और एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में PWA को बहुत बड़ा लॉस हुआ। बल्कि मैं जब जेएनयू में था 2 साल के लिए चेयरपर्सन भी था, मैं बड़ी कोशिश की मैंने कि किसी तरीके से अली जावेद जैसे हम जेएनयू पहुँचे हैं वो भी जेएनयू पहुँच जाएं। जेएनयू में पढ़े हुए या जेएनयू में तालिब इल्म रहे किसी भी शख्स को ये इच्छा ज़रूर रहती है कि वो जेएनयू में दोबारा जा सके, अगर फैकल्टी में जा सके। तो बहुत सारे लोग हमारे फैकल्टी में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाते। तो अली जावेद DU में थे,
लेकिन JNU से भी उनका काफ़ी नाता जुड़ा हुआ था, हमारे मरकज़ से ही, सेंटर से ही काफ़ी नाता जुड़ा हुआ था। तो मैं कोशिश करता रहा कि किस तरीके से अली जावेद साहब हमारे साथी ही बन जाएं मरकज़ में, लेकिन वो हो नहीं पाया। और भी कई साथियों को मैं चाहता था जो प्रोग्रेसिव थे उस ज़माने के, उनमें से मनमोहन बहुत अच्छे कवि थे हमारे, वो हम सब लोग साथ पढ़े हुए थे। मनमोहन के लिए भी मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन सब चीज़ें वश में नहीं होती। लेकिन अली जावेद बहुत कहना चाहिए कि कम उम्र में चले गए, इसका जाती तौर पे भी सख्त अफसोस है और सामाजिक तौर पे, समाजी तौर पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रोग्रेसिव तहरीक को भी नुकसान हुआ है, उर्दू ज़ुबान और अदब को भी नुकसान हुआ है और ब्रॉडर डेमोक्रेटिक मूवमेंट को नुकसान हुआ है, क्योंकि राइटर्स को ऑर्गेनाइज करने में किसानों के हक़ में उसमें अली जावेद की काफ़ी बड़ी भूमिका थी। तो यहाँ भी वो कैंपस में जब हम लोग साथ रहते थे तो बहुत बार सेंटर के मसले आते थे, एक साथ हम लोग होते थे, कई बार वैचारिक मतभेद भी होता था, लेकिन वो ज़माना ऐसा था जिस दौर में हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि जितना चाहे वैचारिक मतभेद क्यों ना हो, शाम को या दोपहर के बाद गंगा ढाबे पे लोग इकट्ठे होंगे, सतलुज लॉन में इकट्ठे होंगे, इकट्ठे गपशप करेंगे, इकट्ठे चाय पिएंगे। उस तरीके का माहौल नहीं था, बहुत दोस्ताना माहौल था। मुझे आज का माहौल देख के, मैं आपके ही इस जगह पे ही कई बार बोल के गया हूँ, 16 का जो कत्ल हुआ है JNU का, तो JNU के कातिल के खिलाफ M जगदीश कुमार जो है, तो JNU का कातिल मैं कहता हूँ उसको, तो JNU को उसने कत्ल किया है, तो JNU को, उसकी रूह को कत्ल करना, उसके पूरे कल्चर को ख़त्म करना, ये JNU के दुश्मनों ने किया है। तो उस दौर में भी कई बार मैं यहाँ आता रहा हूँ, आपके आज़ादी स्क्वायर में भी आता रहा हूँ, आपके यहाँ साबरमती में भी आके मैं बोला हूँ इस कातिल के खिलाफ। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों ने जो JNU में, कुछ हम लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया, कुछ JNU से हम लोग जो बने हैं, वो सब कुछ ऐसा है कि आप लोगों की पीढ़ी, उम्मीद करता हूँ कि उसको ख़त्म नहीं होने देगी। मैंने अली जावेद को सबसे अच्छी जो खिराज अक़ीदत होगी जो उनको, वो यही होगी कि आप लोग JNU को, उसके कल्चर को बचा के रखने के लिए जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं, वैसे ही संघर्ष करते हैं और उसको, संघर्ष को ठंडा मत होने दीजिए। और जब तक JNU के कातिल, JNU के दुश्मन अंततः हार नहीं जाते, अभी वो बहुत मजबूत है, अभी हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। तो बैलेंस ऑफ फोर्सेस काफ़ी हमारे खिलाफ, लेकिन मॉरल ताकत हमारे साथ है। JNU ने एक नया कल्चर पैदा किया हिंदुस्तान के एजुकेशनल दायरे में, ऐसा कोई एक्सपीरियंस उससे पहले कभी नहीं हुआ और कम से कम अगले 10-15 साल में होने वाला भी नहीं है। इस दौर में तो होने वाला है ही नहीं, जिस दौर में पूरी एजुकेशन को तबाह किया जा रहा है, पूरे साइंटिफिक एजुकेशन को और पूरे रैशनलिज्म को, सबको तबाह किया जा रहा है। जैसे बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दिया गया। मैंने JNU को भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बदलने की पूरी कोशिश जो है वो M जगदीश कुमार कर रहा है। तो वो सब हालात में आपको मजबूत रहना, अली जावेद से यही सीखना है कि आप मजबूत रहें और JNU को, JNU की एजुकेशन कल्चर को, JNU के पॉलिटिकल कल्चर को, JNU का जो अपना एग्रीकल्चर जो है उसको भी बचा के रखने के लिए संघर्ष करते रहिए। मैं इन्हीं जज्बात के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने पुराने दोस्त अली जावेद को अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उस विरासत को कायम रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल लाल सर आपका। और यहाँ हम एक बात की श्योरिटी रखना चाहेंगे जेनवाइट के तौर पर कि ऐसे M जगदीश कुमार जितने भी आते रहेंगे, हम उनको हमेशा घुटनों पर झुकाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो हमें तहरीर दिए हैं
जो लेगेसी हम आप लोगों ने हमें सौंपी है, वो लेगेसी हमें यही बतलाती है कि हमें झुकना नहीं है, हारना नहीं है, हमें संघर्ष करना है। और चूंकि काफी समय से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो आखिरी वक्ता के रूप में अब हमारे बीच कामरान है। और कामरान के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर अली जावेद सर के ये बेटे हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना एक सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में जाना, एक एक्टिविस्ट के बारे में जाना, गंगा जमुनी तहजीब को पसंद करने वाले एक लड़ाका को जाना। लेकिन हम कामरान के माध्यम से जानेंगे कि अली जावेद सर एक पिता के तौर पर, एक परिवार में एक सदस्य के तौर पर किस रूप में थे। और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा कामरान से कि वोट ऑफ थैंक्स की प्रक्रिया भी औपचारिकता वही पूरी करेंगे। कामरान। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस इतना कि शुरुआत से ही बचपन से हमें हर चीज़ की आज़ादी दी गई। हम चारों भाई बहनों को उन्होंने जो हम लोग करना चाहते, जो मन में आता वो करते थे। किसी चीज़ की रुकावट नहीं थी, पूरी आज़ादी थी, सिवाय पढ़ाई और हेल्थ को लेके थोड़ा वो रहते थे परेशान, वरना किसी चीज़ में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। जो हमारा मन में आता था वो करते थे, पूरी छूट मिलती थी हर चीज़ की। तो और उनकी इस वजह से काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा कुछ रोक टोक नहीं होता था, इसलिए काफ़ी हद तक अब जाके समझ में आता है 12 अगस्त, खासकर 31 अगस्त के बाद, कि उनकी अहमियत क्या है और कितने सारे उनके चाहने वाले हैं। अब जाके थोड़ा ये एहसास होता है। और कितने सारे लोगों ने 12 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में इतने सारे लोगों ने इतनी मदद करने के लिए आगे आए। कई ने हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करी। कोई हॉस्पिटल में रुकने के लिए साथ में आया, रात भर साथ में बैठा रहा। कोई पैसों के लिए दिक्कत जैसे हुई तो उसके लिए आगे आ रहे थे सब कोई, शाहिद फरीद अंकल लोग और फरत आंटी लोग और भी कई लोग। तो इतने अलग अलग जगह से, इतने अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों, आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले लोगों से हेल्प मिली। थोड़ा ओवरवेलमिंग था ये चीज़। बाकी संतोष, सूरज, आप लोगों को थैंक यू ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंडोलेंस मीटिंग। और बाकी लोग जितने भी JNU के हैं, AISF JNU के लोग हैं, उनको भी शुक्रिया ये कंडोलेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। शाहिद परवेज अंकल, शरत आंटी और राजीव शुक्ला अंकल, पुरुषोत्तम अग्रवाल अंकल और बाकी जितने भी अजय पटनायक अंकल, चमन लाल जी, सबको शुक्रिया आज यहाँ बोलने के लिए। और बाकी जितने भी लोग आए उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया।